आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रपति को किन किन प्रकार के वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। वीटो का अर्थ होता है कि रोक देना। जब संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या उसको अपने ही टेबल पर अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है। जैसे हम जानते हैं कि ये संसद है, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये दोनों सदन जब पारित कर देते हैं विधेयक को तो ये विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास, उसकी स्वीकृति के लिए आता है। तो राष्ट्रपति इन विधेयकों पर क्या कर सकता है? देखिए, इसको अगर ये स्वीकार कर लिया तो अधिनियम बन गया, अस्वीकार कर लिया तो विधेयक समाप्त हो गया, स्वीकार कर लिया तो ये अधिनियम बन जाता है, अस्वीकार कर लिया विधेयक समाप्त हो जाता है। और एक चीज़ और होता है कि विधेयक को पुनः संसद दोनों सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार हेतु उसमें कुछ संशोधन भी करके भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो संसद के दोनों सदन पुनः साधारण बहुमत से यदि उसको पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को दोबारा उस पर स्वीकृति देनी होती है। तो यानी कि पुनर्विचार से वापस आए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। पुनर्विचार द्वारा पुनः आए विधेयकों पर राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, उस पर इनको देना ही पड़ेगा, देने हेतु बाध्य है। ठीक है, हमने ये बताया कि कोई भी विधेयक जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये रास्ते होते हैं कि विधेयक को अगर वो स्वीकार कर लेता है तो अधिनियम बन जाता है, विधेयक को अगर अस्वीकार कर लेता है तो वो समाप्त हो जाता है, और तीसरा विकल्प भी राष्ट्रपति के पास है कि वो न तो स्वीकार करे और न ही विधेयक को अस्वीकार करे, बल्कि पुनर्विचार हेतु कहाँ पर, संसद के पास पुनः भेज दे। और फिर अगर पुनर्विचार के द्वारा ये सदन राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये वीटो शब्द संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं है, लेकिन संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके आधार पर ये वीटो निकल करके आते हैं। तो पहला वीटो है अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं इसको। पहला है अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा वीटो होता है वैशेषिक वीटो। वीटो के प्रकार पहले हम लोग देख लें, पहला अत्यंतिक वीटो, दूसरा वैशेषिक वीटो, वैशेषिक वीटो। तीसरा होता है निलंबकारी वीटो, इसको क्वालिफाइड वीटो भी कहा जाता है।
ये निलंबकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, निलंबकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। और चौथा होता है पॉकेट या जेबी वीटो, पॉकेट या जेबी वीटो। तो ये 4 प्रकार के वीटो होते हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रपति को या अत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट या जेबी वीटो प्राप्त होता है। ये वैशेषिक वीटो ये भारतीय राष्ट्रपति को ये प्राप्त नहीं है, ये वीटो ये यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। यूएसए में इस प्रकार का वीटो की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय राष्ट्रपति को कितने प्रकार के वीटो की शक्ति प्राप्त है? अत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो अब हम लोग देखेंगे कि अत्यंतिक वीटो कहते हैं किसको। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। और जब राष्ट्रपति इसको अस्वीकार कर लेगा तो विधेयक समाप्त हो जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ऐसा 2 कंडीशन में हो सकता है। पहला होता है निजी या गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयकों पर। देखिएगा, जो विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक, और जो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा, जो सरकार का व्यक्ति नहीं है, उसके द्वारा अगर पेश किया जाता है तो उसको निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और दूसरा ये तब हो सकता है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया हो और पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा हो और राष्ट्रपति ने अभी स्वीकृति न दिया हो कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, या लोकसभा का विघटन हो जाए। यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति देने से पहले मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या लोकसभा विघटित हो जाए, और चुनाव के बाद जो नई मंत्रिपरिषद का गठन हो वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे दे कि वह विधेयक को अस्वीकार कर दे। ठीक है, तो इन 2 कंडीशन में राष्ट्रपति जो होंगे ये अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है निजी गैर सरकारी विधेयकों पर। दूसरा होता है विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व, राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व मंत्रिपरिषद क्या कर दे? त्यागपत्र दे दे। मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, या दूसरा कंडीशन है लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए। तो चुनाव के बाद जो दूसरी नई मंत्रिपरिषद आएगी वो नई मंत्रिपरिषद क्या करे? विधेयक राष्ट्रपति को अस्वीकार करने के लिए सलाह दे दे। तो इस प्रकार से ये अत्यंतिक वीटो का प्रयोग हो सकता है। अब भारत में देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनके समय में पेप्सू विनियोग विधेयक, पेप्सू विनियोग विधेयक पर इसका प्रयोग इन्होंने किया था। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया।
और दूसरा एग्जाम्पल डॉक्टर एस वेंकटरमण, इन्होंने किया था सांसद सदस्य वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक था। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं इसके अत्यंतिक वीटो के, कि पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था किस पर, पेप्सू विनियोग विधेयक पर, और दूसरा डॉक्टर एस वेंकटरमण ने किया था सांसद सदस्य वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक पर। वैशेषिक वीटो के बारे में हमने कहा कि वैशेषिक वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। वैशेषिक वीटो में संसद द्वारा पारित अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो संसद के दोनों सदन इसको विशेष बहुमत से अगर पारित करेंगे तब जाकर के वीटो कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब है 2/3। ठीक है, विशेष बहुमत से राष्ट्रपति का वीटो संसद काट सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि संसद के द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति विधेयक को पुनः संसद में वापस भेजता है पुनर्विचार के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा विशेष बहुमत है यूएसए में, लेकिन भारत में विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। भारत में साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है कि आधे से अधिक सदस्य पारित करके उसको पुनः राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तब वह उन विधेयकों पर दोबारा हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन भारत में इस प्रकार की व्यवस्था विशेष बहुमत वाला नहीं है, ये विशेष बहुमत वाली व्यवस्था यूएसए में होता है। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रपति को नहीं है। इसके बाद देखिएगा तीसरा है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो में जब संसद के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। ये इसमें देखिएगा राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद में भेज सकता है। और संसद साधारण बहुमत से, यूएसए में देखिए विशेष बहुमत है, यहाँ पर साधारण बहुमत से संसद यदि विधेयक को पारित करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। तो राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए
बाध्य है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों को लौटा सकता है, संसद में भेज सकता है, और संसद राष्ट्रपति के इस वीटो को साधारण बहुमत से काट सकती है। साधारण बहुमत से अगर पास करके संसद राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, यहाँ पर साधारण बहुमत है, यूएसए में विशेष बहुमत होता है। एक चीज़ और कि ये पॉकेट वीटो जो होता है ये संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं हो सकता। पॉकेट वीटो संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं, संशोधन विधेयकों पर नहीं। पर नहीं। एक चीज़ और हम लोग समझते हुए चलें कि राज्य विधानमंडल के विधेयक को राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल के विधेयकों को आर्टिकल 200 के अनुसार आरक्षित कर सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो जिन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए आरक्षित रख देगा तो राष्ट्रपति मान लीजिए पुनर्विचार के लिए भेजे राज्य विधानमंडल को, राज्य विधानमंडल पारित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तब भी राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों को जो उसने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया है तो राष्ट्रपति के वीटो को राज्य विधानमंडल काट नहीं सकते। दोबारा ये पारित करके भेजेंगे राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए या अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 50 के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र कर दिया गया है। तो ये क्षमादान की शक्तियाँ किसको प्राप्त है? भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना, कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। तो यहाँ पर कार्यपालिका न्याय का काम कर रही है, यानी कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं, क्या कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में अतिक्रमण है? क्या ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है? क्या राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई हैं क्षमादान की, ये न्यायपालिका के समानांतर शक्ति है? तो नहीं। राष्ट्रपति को ये जो शक्ति दी गई है क्षमादान की, ये क्षमादान की शक्ति अपील के रूप में नहीं है, न्यायिक निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में नहीं है, अपील के रूप में नहीं। जैसे लोअर कोर्ट में अगर मुकदमा चल रहा हो तो वहाँ पर व्यक्ति हारता है तो उससे ऊपर कोर्ट में जाता है। मान लीजिए ये हाई कोर्ट है, इधर अधीनस्थ कोर्ट हैं, जिला और सत्र न्यायालय, और सबसे शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ से व्यक्ति हारा तो हाई कोर्ट के पास जाता है, यहाँ पर अपील करता है, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील करता है। हाई कोर्ट से व्यक्ति देखिएगा हारता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध। तो यहाँ पर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को जो दंडादेश दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति के पास जा रहा है लास्ट में। तो क्या अपील के रूप में ये जाएगा? ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला कर दिया, हम निर्दोष हैं? नहीं, ये
देखिए क्षमादान की शक्तियाँ ये अपील के रूप में नहीं होती है। आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप दोषी या गलत बता करके राष्ट्रपति से ये नहीं कहेंगे कि इसके निर्णय की आप समीक्षा करिए, ठीक है, इसने गलत फैसला कर दिया है, या इसके विरुद्ध आप अपील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। न तो यह अपील है और न ही न्यायपालिका के निर्णय की समीक्षा है, न ही न्यायपालिका के निर्णय की समीक्षा है। हमने कहा कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वह अपील के रूप में नहीं है, कि राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील करने के लिए आप नहीं जाएंगे, तो यह अपील के रूप में नहीं है, और न ही न्यायपालिका के निर्णय की समीक्षा है। तो है ये क्या? यह मानवीय मूल्य के अनुरूप है, मानवीय मूल्य के अनुरूप है, ठीक है, मानवीय मूल्य इसमें होते हैं। ये कहा गया कि क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, यह मानवीय मूल्य के अनुरूप है। चूँकि न्यायाधीश भी व्यक्ति हैं और व्यक्ति से गलतियां हो सकती हैं, तो इसके लिए आप दया याचिका राष्ट्रपति को दे सकते हैं। दया याचिका के रूप में है, यह अपील के रूप में नहीं होती है। पहले देखिए राजाओं महाराजाओं का जब ज़माना चलता था तो दरबार सजा रहता था। अगर किसी भी व्यक्ति को कठोर दंड दे दिया जाता था या मृत्यु दंड या इस तरह से जो भी सजाएं दे दी जाती थी, तो भरे दरबार में आता था, राजा जी का गोड़ पकड़ करके रोने लगता था कि महाराज जी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, ऐसी गलती अब नहीं होने पाएगी। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति का जाएंगे, पता करेंगे राष्ट्रपति महोदय कहाँ राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं, और उनका गोड़ पकड़ के आप रोने लगेंगे और कहेंगे कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो ये देखिए दया याचिका है, और ये किस रूप में होगी? लिखित रूप में होगी। लिखित रूप में राष्ट्रपति को आप दे सकते हैं या गृह मंत्रालय को दे सकते हैं। तो दया याचिका है, लिखित रूप से दी जाती है और दोबारा नहीं दी जा सकती, दोबारा नहीं। एक बार मान लीजिए आपने दया याचिका दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा पुनः दया याचिका देंगे। एक बार ही दे सकते हैं, उस पर जो भी करना रहेगा राष्ट्रपति करेगा, आपको माफ़ करे न करे उसकी मर्जी है। क्योंकि देखिए वह अपनी मर्जी से भी नहीं करता, उसको जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा उसी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। आर्टिकल 72 में कहा गया है, आर्टिकल 72 क्षमा आदि कुछ मामलों में, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन लघुकरण परिहार अनुच्छेद 72 में कहा गया कि क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन लघुकरण परिहार की शक्ति, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि निलंबन क्या होता है, लघुकरण क्या होता है और परिहार क्या होता है। तो देखें निलंबन क्या होता है। निलंबन का अर्थ होता है कि दंडादेश के प्रारंभ को
कुछ समय के लिए रोक देना। दंडादेश के प्रारंभ को अस्थायी रूप से रोक देना। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण का अर्थ होता है कि सज़ा की प्रकृति को बदल देना, सज़ा के नेचर को बदल देना, सज़ा के प्रकृति को बदल देना। लघुकरण में सज़ा की प्रकृति बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम दें, जैसे अगर किसी को मृत्युदंड मिला था तो इस मृत्युदंड के स्थान पर इसको क्या कर दिया जाए, आजीवन कारावास कर दिया जाए, आजीवन कारावास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सज़ा की प्रकृति बदल रही है, नेचर बदल रहा। पहले मृत्युदंड मिला था लेकिन अब इसको बदल करके, मृत्युदंड को बदल करके आजीवन कारावास कर दिया गया। तो ये हो गया आपका लघुकरण। परिहार देखिए, परिहार में सज़ा की प्रकृति नहीं बदलते हैं बल्कि सज़ा को ही कम कर देते हैं। सज़ा की प्रकृति नहीं बदलती कि प्रकृति को बदले बिना सज़ा कम कर देना। सज़ा की प्रकृति को बदले बिना, यहाँ पर देखिएगा लघुकरण में नेचर बदल रहा था, प्रकृति बदल रही थी सज़ा की, लेकिन परिहार में ये प्रकृति नहीं बदल रही है बल्कि सज़ा ही कम हो जा रही है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हमने बता दिया है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर किसी को मान लीजिए 10 वर्ष की सज़ा मिली थी, 10 वर्ष की सज़ा, तो इस 10 वर्ष की सज़ा को कम कर देना, 5 वर्ष कर देना, 5 वर्ष कर देना, यानी कि 10 से कम कर दिया जाता है। तो लघुकरण और परिहार में दोनों में ये मूलभूत अंतर होता है कि लघुकरण में सज़ा की प्रकृति को बदल देते हैं और परिहार में सज़ा की प्रकृति नहीं बदलती है बल्कि प्रकृति वही रहती है और इसमें सज़ा को ही कम कर देते हैं। एक टर्म और आता है विराम। विराम हम लोग देखेंगे क्या होता है। विराम यहाँ देख लिया जाए। विराम का अर्थ होता है कि विशेष परिस्थितियों में सज़ा कम कर देना, सज़ा कम कर देना। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला, इसको मृत्युदंड मिला है तो इसके मृत्युदंड को बदल करके कारावास कर देना। महिला है, ये गर्भवती है, इस नाते इसकी परिस्थितियां विशेष हैं। ठीक है, अगर महिला को मृत्युदंड दिया जाएगा तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा, जबकि महिला ने ही गलती की है, उस बच्चे ने तो गलती नहीं किया है। तो ये कौन सी परिस्थितियां हो गई? ऐसी परिस्थितियों को कहा जाएगा विशेष परिस्थितियों। तो विशेष परिस्थितियों में सज़ा को यहाँ पर कम कर दिया जा रहा है, यानी कि गर्भवती अगर महिला है तो उसके मृत्युदंड को
कारावास में बदल दिया जाता है। और क्षमा का अर्थ होता है क्या है? क्षमा का अर्थ होता है माफ़ कर देना, यानी पूर्ण रूप से उसको माफ़ कर देना। अगर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो वह व्यक्ति उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार से एक नवजात शिशु जो जन्म लेते होता है, जैसे उसने कोई गलती की ही न हो। जैसे नवजात शिशु जो पैदा होता है कोई गलती नहीं किए रहता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति अगर किसी अपराधी व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो वो भी उसी प्रकार से दोषमुक्त हो जाता है जैसे इसने गलती ही न की हो। इसके बाद हम लोग ये देखें कि ये क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति को प्राप्त है किस प्रकार की विधियों के विरुद्ध प्राप्त होता है। तो ये आर्टिकल 72 जो होता है ये 3 प्रकार की विधियों के लिए होता है। पहला है संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दंड। संघीय विधि के विरुद्ध अपराध। कोई व्यक्ति संघीय विधि के विरुद्ध अपराध किया हो तो इसके लिए जो दंड मिला है। और दूसरा है सैन्य न्यायालय। सैन्य न्यायालय द्वारा दंड मिला हो किसी व्यक्ति को तो भी राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर कोई व्यक्ति दंडित है तो भी ये क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को उसके भी। और तीसरा होता है यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो इसके विरुद्ध भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ देखिए, संघीय विधि के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपराध किया हो उसके लिए दंड मिला हो तो इस पर भी क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर वो दंडित किया गया हो तो इस पर भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। और यदि दंड का स्वरूप कैसा हो, मृत्यु दंड हो, तो इस पर भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, अपने अनुसार ये नहीं कर देगा। तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। क्षमादान की जो शक्तियां हैं ये न्यायिक समीक्षा से सामान्यतया बाहर हैं। क्षमादान की शक्ति जो है ये सामान्यतः न्यायिक समीक्षा से बाहर है, निर्णय की समीक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति ने क्या निर्णय लिया है, उस व्यक्ति को क्यों जो है क्षमा कर दिया, उसके दंड को कम कर दिया, इस पर समीक्षा नहीं की जा सकती। तो निर्णय की समीक्षा नहीं हो सकती, निर्णय की समीक्षा नहीं, किंतु प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है। प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है। यदि ये क्षमादान की शक्ति किसी धार्मिक, जातिगत या राजनीतिक आधार पर किया गया है तो उसकी समीक्षा हो सकती है, क्योंकि देखेंगे कि इस शक्ति के प्रयोग में
सलाह कौन देता है राष्ट्रपति को? मंत्रिपरिषद सलाह देती है, मंत्रिपरिषद सलाह देती है। और मान लीजिए अगर सरकार का कोई आदमी है जिसने अपराध किया और इसको मृत्यु दंड मिला है, मृत्यु दंड, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा क्षमादान के लिए। और चूँकि ये सरकार का व्यक्ति है, इस नाते मंत्रिपरिषद उसको, राष्ट्रपति को सलाह दे देगी कि इस व्यक्ति को आप जो है माफ़ कर दीजिए। तो पता चला कि यह एक राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो होगी, ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। इस नाते यहाँ कहा गया कि निर्णय की समीक्षा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है। यदि निर्णय जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर या राजनैतिक आधार पर लिया गया है तो उसकी समीक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 72 के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों को पढ़ा। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।